हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे अच्छे होंगे। एंड डेफिनेटली आज का जो वीडियो है एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि आज नाइन्थ के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 14, वो भी किसमें, न्यू बैच के अंदर, तो वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर 14 जो सब्सटेंस इन कॉमन यूज है, इसका थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं। यानी इसके पहले लगातार 2 लेक्चर वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। न्यू बैच के न्यू वीडियोस आ रहे हैं। बट एक और चीज बताना चाहता हूं, हमारे पहले के सारे जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है उसमें हमने पूरा सिलेबस साइंस का, पूरा सिलेबस मैथ सब्जेक्ट का और पूरा सिलेबस एसएससी सब्जेक्ट का ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको जो भी चैप्टर्स पहले के, आगे के, बीच के, कहीं के भी पढ़ने, आप हमारे चैनल पे आके वीडियोस ढूंढ के पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट हमने अपडेट कर रखा है, प्लेलिस्ट में भी आपको सारे के सारे चीज देखने मिल जाएंगे। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे अपने सभी दोस्तों के साथ, उतना ही लोगों को पता चलेगा। देयर आर स्टिल सो मेनी मेंबर्स, उनको जेआर ट्यूटोरियल के बारे में पता नहीं है। तो शायद ऐसे 2-5% जो भी लोग होंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उन सभी को हमारे चैनल को शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि सही समय पे आपको वीडियोस दे पाए। बट आप थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस, बाय वॉचिंग, बाय लाइकिंग एंड बाय कॉमेंटिंग। तो अच्छा लाइक, अच्छा कमेंट जरूर से कर देना। तो शुरुआत करते हैं। तो लास्ट कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस बहुत सारी चीजें की थी कि कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं। और प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप के सॉल्ट, जिसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें हमने वॉशिंग सोडा देख लिया था, एलम्स देख लिए थे, क्रिस्टलाइन जो वाटर इसमें प्रेजेंट होता है, और बर्नट एलम देखा था, इप्सम सॉल्ट देखा था। ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है भाई? बहुत जबरदस्त टॉपिक है। कभी आपने रेडिएशन वर्ड सुना होगा? अभी रेडिएशन वर्ड जब भी सुनते हो तो एक चीज हमेशा याद आता होगा आपको, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो अमेरिका ने, यूएस ने क्या किया था, जो जापान में 2 सिटीज है, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। क्या गिराए थे बच्चा? न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। तो हुआ क्या था, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो लगभग अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर जो है वो पूरा तबाह हो चुका था। और उसके लगभग 30-35-40-50 साल के बाद आने वाले जो पैदा होने वाले लोग थे, उनमें भी रेडिएशन देखा गया, क्योंकि जहां जहां न्यूक्लियर एलिमेंट होता है वहां वहां रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन से कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आता है। तो वही चीज हमें यहां पे बताता है, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब जिनमें से रेडिएशन निकलता है उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस भी होते हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स विथ है हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर हाई है, जैसे कि याद रखना नाम, अगर आपको कोई पूछेगा कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ, ऐसे सब्सटेंस बताओ जो रेडियो एक्टिव है, यानी जिनमें से रेडिएशन निकलते हैं, तो आप बोलना कि ऐसे एलिमेंट का नाम है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ठीक है, रेडियम तो आप सभी ने देखा भी होगा। रेडियम जनरल तौर पे घड़ी हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं, उनके रेडियम पट्टी लगी होती है जो लाइट डालते चमकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द रेडियम। उसमें से रेडिएशन नहीं निकलता, लेकिन वो रेडियम जो रियल में होता है, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी है स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग द इनविजिबल और हाई पेनिट्रेटिंग हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें से कंटिन्यूअसली क्या निकलता रहता है, एकदम खतरनाक तरीके से, जो कि दिखाई भी नहीं देता, यानी इनविजिबल है और बहुत ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग। कि कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं हमारे शरीर में एंटर हो जाएंगे। रेडिएशन मतलब क्या? एक तरीके से जैसे सनलाइट कैसा होता है, सनलाइट दिखाई देता है क्या लाइट आते हुए? नहीं, बस उजाला हो जाता है। उसी प्रकार रेडिएशन भी समझ लो एक ऐसा चीज है, वेव है, एक तरीके से रे है, जो हमारे शरीर में भी आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है और दिखाई भी नहीं देगा। तो एकदम हाई तरीके से वो काम करता है और एनर्जी, हाई एनर्जी रेडिएशन उसमें से निकलता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बच्चा? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और जो भी सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास ये प्रॉपर्टी है, उन सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनका जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आप एक चीज समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट के पास क्या प्रेजेंट है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जो उनका न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। और वही अनस्टेबिलिटी की वजह से उसमें से रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअस क्या होता है? न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस में से निकलते रहते हैं। और यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अगर हम बात करें हमारे डे टू डे लाइफ के हिसाब से बात करें, उसमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जनरल तौर पे जो रेडिएशन होते हैं वो 3 तरीके से रेस के फॉर्म में निकलते हैं। एक होता है अल्फा रे, अगर आपने नाम सुना होगा, तो अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये 3 तरीके से जो रेडिएशन है किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियर एलिमेंट से या फिर न्यूक्लियर सब्सटेंस से बाहर एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया गया था
जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पे रखा गया। तो अगर आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि ये मेरा क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लीड, जो एक ब्लॉक होता है, लीड भी क्या है, एक एलिमेंट का नाम है, उसको उसमें रखा गया और उसको यहाँ से पास किया गया और बीच में एक स्लिट रख दिया गया, एक ऐसा बीच में पार्टीशन रख दिया गया। और यहां से जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपना रेडिएशन निकालेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सब्सटेंस है कि खुला पड़ा रहेगा तो वो रेडिएशन फेंकेगा उसमें से। तो इसमें से क्या फेंक रहा है, वो रेडिएशन फेंक रहा है। जैसे रेडिएशन फेंकेगा तो यहां पे उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्लस माइनस, मतलब एक प्लेट्स रख दिया इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लस माइनस में। तो यहां से जैसे ही वो रेडिएशन पास हो गया तो ये 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। तो एक यहां पे स्प्लिट हुआ और यहां पे उन्होंने एक प्लेट रख दिया जो कि जिंक सल्फाइड का कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया, जिससे पता चला कि एक रे निकल के इस तरफ जा रहा है जो कि आपका अल्फा रे होगा, दूसरा जो सीधा जा रहा है वो होगा गामा रे, और ऊपर जो जा रहा है बीटा रे। तो ऐसे 3 टाइप के रेस निकल रहे हैं और इसी से पता चलता है कि 3 टाइप के रेस होते हैं, रेडिएशन में निकलते हैं, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। समझ में आ गया? तो अल्फा, बीटा, ये गामा, ये 3 टाइप के रेस होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा रेस एग्जैक्टली क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या चीजें इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर की। तो नेचर क्या होता है, यहां पे अल्फा रे है, बीटा रे है, गामा रे, 3 कॉलम आप देख पा रहे हो। तो अल्फा रे अगर आप देखोगे तो करंट ऑफ अल्फा जो होता है वो क्या होता है, He, यानी हीलियम प्लस पार्टिकल्स होते हैं। करंट ऑफ अल्फा जो है वो क्या होता है, हीलियम प्लस पार्टिकल को एमिट करता है। बीटा रे अगर आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो करंट के फॉर्म में होता है। बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होता है। और गामा रे होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैलाता है। दूसरा उसका वजन, उसकी मास की बात करें तो अल्फा रे का जो मास होता है वो होता है 4.0028 डेल्टॉन। यू का मतलब क्या होता है, ये एक सिंबल है, यू जो दिख रहा है आपको, यू का मतलब एक यूनिट है। जैसे 1 सेंटीमीटर होता है मास में किलोग्राम होता है, वैसे डेल्टॉन है जिसका यूनिट बहुत छोटा होता है, मतलब 10⁻⁻, आगे मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है, 10⁻20 के ऊपर शायद होता होगा, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन अगर आप लोग सर्च करोगे तो मुझे कमेंट करके हाईलाइट कर देना कि हाँ सर इतना होता है, तो मुझे भी याद आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ये मैं चीजें भूल चुका हूँ। लेकिन डेल्टॉन बहुत छोटा यूनिट होता है, ठीक है, बहुत छोटा, मतलब 0.00000000 ऐसा करते जाओ उतना छोटा यूनिट होता है। तो उसका जो अल्फा का जो मास है वो होता है 4.0028 डेल्टॉन। वैसे बीटा रे का, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। उसके अलावा बीटा रे का जो मास है वो है 0.000, मतलब बीटा रे और छोटा है इससे, 0.0000458 डेल्टॉन। और गामा रे जो है इसका कोई मास ही नहीं होता है, मतलब ये इतना हल्का है कि भाई इसका कोई वजन नहीं है। इसके अलावा चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा रे पॉजिटिव +2 है, बीटा रे -1 है, और ये गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं क्योंकि मास भी नहीं है। वेलोसिटी अगर मैं बात करूं, अल्फा रे जो होता है वो 15 से लेके 120 टाइम वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि जो स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की उससे 1/5 है। तो आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ होती है। उसका क्या है, 1/5 है, यानी कि अगर मैं बात करूं 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे 5 गुना कम, यानी स्पीड ऑफ लाइट से 5 गुना से लेके 20 गुना कम तक की इसकी स्पीड हो सकती है। ये हो सकता है 1 गुना, मतलब 5 गुना, या फिर लगभग 9/10 टाइम्स कम होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा और बीटा का। और सेम उसी प्रकार गामा जो होता है जिसकी स्पीड जो होती है वो लगभग लाइट के बराबर होती है, मतलब लाइट जितनी स्पीड, दुनिया में सबसे तेज स्पीड किसकी है, लाइट की है। दुनिया में कोई भी चीज ले लो, सबसे तेज कौन भागता है, लाइट भागता है। तो उसके बराबर स्पीड है गामा रे, यानी गामा रे अगर रेडिएशन में निकल रहा है तो उसको कोई मैच नहीं कर पाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर डेविएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके वजह से डेविएशन क्या होता है कि ये अट्रैक्ट होता है, अल्फा रे जो होता है वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिवली चार्ज प्लेट से, क्योंकि भाई ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट किससे होगा, पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बीटा रे किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये भाई साहब न्यूट्रल है तो भाई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव आया, ये गामा रे भाई साहब को फर्क नहीं पड़ता, नॉट डेविएटेड, ठीक है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, मतलब किसके किसके अंदर घुस के आराम से वो ये कर सकता है, पास हो सकता है। तो अल्फा रे जो होता है वो एल्यूमिनियम शीट जिसकी थिकनेस 0.02 मिलीमीटर, यानी बहुत, एक बाल जितना पतला होता है उससे भी कम पतली चीजों के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकता है। बीटा जो रे होता है एल्यूमिनियम शीट जिसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर के आसपास है, जो कि 100 टाइम है, ठीक है ना, 100 गुना ज्यादा, मतलब अल्फा रे से थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस भी रहेगा तो भी इसको पेनिट्रेट कर पाएगा। और गामा जो रहता है जो कि 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा, मतलब इतना मोटा कोई चीज है उसको भी वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेट करके पार करके जा सकता है, इतनी पावर होती है गामा रे के अंदर। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टीज एंड बहुत सारी चीजें पढ़ ली। इसको अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए आपको काम आएंगे, स्टैंडर्ड्स के लिए भी, और आपके अपने एग्जाम में भी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा गामा रे आपको पूछ जे। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे बढ़ जाए भी, ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, अगला जो है आपका वो है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो दुनिया भर के पढ़ लिए, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स के आइसोटोप है, उनका क्या यूज है। तो बहुत सारे जगह इनका अलग अलग यूज होता है। जैसे पहला जो यूज है वो है इंडस्ट्रियल फील्ड में, मतलब इंडस्ट्रीज में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो पहला जो यूज है वो है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब रेडियोग्राफी क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल क्रैक्स और वॉइड्स जो होता है कास्ट आयरन में। जैसे आपको पता है लोहा बनाया जाता है कंपनी में, लोहा जो होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, वो हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, उसके मिक्स चीजों में प्रेजेंट होता है, मिट्टी में मिला हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग फेरस ऑक्साइड, इस प्रकार से वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उसको कास्ट किया जाता है, लोहे को कास्ट किया जाता है, बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, लोहे की इंडस्ट्रीज में, तो हो सकता है जब बनता है लोहे, क्योंकि अलग अलग शेप के बनाए जाते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ क्रैक आ जाए, लेकिन वो क्रैक इतना महीन होता है, इतना बारीक होता है कि नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो उसको चेक करने के लिए उसमें से क्या पास किया जाता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन पास किया जाता है, जिसको रेडियोग्राफी टेक्निक बोलते हैं। और इसके हेल्प से पता चल जाता है, गामा रे को पास करते हैं, याद रखना कौन सा रे पास किया जाता है, गामा रे को पास किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि गामा रे के पास पावर रहता है कि भाई मोटे मोटे चीज में से भी पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर मान लो ये रखा हुआ है, इसमें से पास किया, और यहां पे अगर छेद रहेगा, क्रैक रहेगा, तो उसमें से पास हो जाएगा, तो पता चल जाएगा क्रैक है। अगर नहीं पास हो तो समझ जाना क्रैक नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और इसीलिए कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 ये सब यूज किया जाता है रेडियोग्राफिक कैमरा के लिए भी, रेडियोग्राफिक कैमरा के पर्पस के लिए भी इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। और इसी टेक्निक को बोलते हैं डिटेक्टिंग फ्लॉस इन द मेटल वर्क, यानी मेटल वर्क में फ्लॉस यानी कुछ अगर छूट गया है, क्रैक है, कुछ कमी है, उसको ढूंढने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेजरिंग ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। मतलब बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं एल्यूमिनियम शीट्स के, प्लास्टिक के, आयरन शीट्स के, अलग अलग थिकनेस के। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसको एक साइड रखा जाता है और मेजर किया जाता है रेडिएशन को अदर साइड में। और ये रेडिएशन रीड किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जिसकी थिकनेस शीट मटेरियल जो भी होता है इसके अंदर, वो सब सेम टेक्निक से इसको करते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल होता है। सेम होता है ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिसेंस बनाने के लिए। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि रेडियम, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग साइकिल चलाते हैं, उसके ऊपर रेडियम लगा रहता है। फिर आपने देखा होगा कि रोड के किनारे किनारे रेडियम पट्टी लगी होती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लेबर्स होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनको एक यूनिफॉर्म दी जाती है और उसके पीछे ना ऐसा ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर का पट्टी ऐसा मारा होता है, एक्स क्रॉस किया रहता है या फिर ऐसा लाइन होता है, वो चमकता है जैसे कोई लाइट मारेगा। तो वो क्यों होता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो उससे ये सब चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है ना। फिर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ताकि जो अंधेरा होता है, डार्क होता है, उसमें वो सब चीज़ें दिखाई दे, ठीक है ना। तो घड़ी में भी होता है, जैसे मेरे पास एक घड़ी था, ठीक है, मेरे एक कजिन भैया थे जो दुबई में जॉब करते थे, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मेरे से मिले थे तो उन्होंने मुझे अपनी वॉच निकाल के दे दी थी, एज ए गिफ्ट दी थी। तो वो वॉच ऐसा था कि उसके ऊपर अगर लाइट मारो या फिर सन में जाओ तो वो ग्रीन हो जाता था, हल्का ग्रीनिश कलर का हो जाता था, चमकता था। और अंधेरे में चले जाओ तो ऐसे टाइम देखो तो भी दिखाई दे रहा था, मतलब चमकता था। अब तो डिजिटल वॉच आ गया, ठीक है, कि हम लोग को अंधेरे में भी दिखाई देता है, लेकिन पहले डिजिटल सॉरी नॉर्मल एनालॉग जो वॉच होता था उसमें भी ये सब चीजें होती थी। करेक्ट है बच्चा, क्लियर है। एंड लास्ट में एक और टॉपिक है यूजेस इन सेरामिक आर्टिकल्स। बहुत सारे सेरामिक आर्टिकल जो डेकोरेशन वाले होते हैं, बर्तन होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ये सब चीज का इस्तेमाल किया जाता था रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का, ताकि अट्रैक्टिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो बनाया जा सके। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ईजी टॉपिक था, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, एक दो टॉपिक और है, फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये लेक्चर तीसरा लेक्चर है, एक लेक्चर और ले लूंगा, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, एक दो और टॉपिक ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि और कौन सा फील्ड है जहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स काम करता है, एक है आपका फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेतों में भी, एग्रीकल्चर करने में भी ये जो आइसोटोप्स है ये काम आते हैं। जैसे कि द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दैट गिव सीड्स प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको फास्ट करना होता है, फास्ट ग्रोथ करना होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए होता है, ठीक है ना। ये सब चीज रेडिएशन की हेल्प से मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको हम लोग मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका रेडिएशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका नाम है कोबाल्ट 60, इसका यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक, ठीक है। फिर जैसे कांदा हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना, बटाटा म्हणता था मी मराठीमध्ये, ठीक है ना, कांदे बटाटे हे सगळे काय इरेडिएटेड विथ गामा रेस। गामा रेस से क्या करते हैं, उसको इरेडिएट करते हैं, वो भी कौन सा, कोबाल्ट 60 का गामा रे, ताकि उनके अंदर क्या हो सके, स्प्राउटिंग ना हो सके। अब स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, उसमें से नया प्लांट जब निकलता है। आपने कांदा देखा है, कांदा, कांदा अगर हम रखते हैं, प्याज कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दो उसको, या फिर पानी में डाल के छोड़ दो, उसमें से ग्रीन ग्रीन कलर के लीव्स उसमें से निकलने लगते हैं, देखा है कि नहीं कभी।
तो वो चीज ना हो इसके लिए उसको रेडिएशन के तौर पे पास किया जाता है। फिर उसके अलावा क्या यूज है, स्ट्रोंटियम 90 नाम का जो एक रेडिएशन है, ठीक है, इट इज यूज एज ए ट्रेसर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस क्रॉप, ठीक है, बहुत सारे क्रॉप्स में इसको लगाया जाता है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी रेडिएशन का बहुत इस्तेमाल है, जैसे पॉलिकथेमिया, तो रेड बीसी आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, इसका काउंट इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना, डिसीज पॉलिकथेमिया में, जिसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस 32 नाम का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा बोन कैंसर, ये बहुत खतरनाक बीमारी जिसमें स्ट्रोंटियम 89, स्ट्रोंटियम 90 और समैरियम 153 और रेडियम 223 नाम का जो आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है ताकि बोन कैंसर को ठीक किया जा सके। सोचो कितना मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है साइंस में कि हमारे पास तो ये सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसका आइसोटोप भी बनाया गया और उसका उपचार करके ऐसे खतरनाक जानलेवा बीमारी बोन कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया जा रहा है। तो सोचो कितना बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बात है। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड होता है जिसमें से आपका बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, मेल की अगर मैं बात करूं वैसे, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वेट लॉस कराना है, अगर एपेटाइट का, इंसोमिनिया है, ये जो सिम्टम्स होते हैं ना हाइपरथायरॉयडिज्म में, इसमें क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होता है किसका, हार्मोन्स का, किसके वजह से, थायराइड ग्लैंड में। जैसे मैंने बोला कि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मतलब इंसान में प्रेजेंट होता है, मेल फीमेल बोथ, तो उसमें से ना हार्मोन्स निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब हार्मोन्स निकलने लगता है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, जिसमें भूख की कमी, वेट लॉस होता है, नींद की कमी, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए आयोडीन 123 नाम का जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसको ठीक किया जा सके। एक और है जिसका इस्तेमाल मेडिकल में किया जाता है जो कि है ट्यूमर डिटेक्शन के लिए। आपको पता है ट्यूमर हो जाता है, वो अलग अलग टाइप के गांठें बन जाते हैं जिसको ट्यूमर बोलते हैं। तो बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए। देखो कितना खतरनाक बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए। बाकी आर्सेनिक 74 जो ये है इसका यूज किया जाता है छोटे छोटे ट्यूमर जो बॉडी में अलग अलग जगह पे ग्रोथ कर पाते हैं उसका पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली कहां है। तो ये सभी चीज आप देख सकते हो कितना भयंकर और याद करने वाली और कितना अच्छी चीज है कि अगर आप इस चीज को याद रख लेते हो तो ये सब चीज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कितना बेहतरीन तरीके से यहां पे मैंने आपको ये सब चीजें जो है पढ़ाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ टॉपिक है क्या देख लेते हैं वैसे। ठीक है, और कुछ टॉपिक बचा है आज के लिए। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, हाँ चलो, हाँ एक है लास्ट टॉपिक हजार्ड्स। हजार्ड्स भी पढ़ लेते हैं। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है कि क्या उसके नुकसानदायक चीजें, मतलब व्हाई इट इज हजार्डस टू हेल्थ, यानी हार्मफुल क्यों है। तो ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर रेडिएशन जो जिससे प्रॉब्लम हो सकती है तो वो क्या हो सकता है। तो पहला क्या, अगर आप देखोगे द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा सीएनएस जो होता है, आपको पता है हमारा ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व्स है जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक गया हुआ है और उसी को सिग्नल भेजता है ताकि हम कुछ भी काम कर सके। देखो मेरा हाथ हिल रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ब्रेन कर रहा है, ब्रेन सिग्नल भेजता है इसको काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन के द्वारा इफेक्ट हो सकता है। मान लो कुछ ऐसा रेडिएशन आ गया तो वो काम करना ही बंद कर सकता है, गलत सिग्नल भेजेगा। ठीक है, हेरिडिटी डिफेक्ट्स हो जाता है। ठीक है, मान लो कि बच्चों के अंदर अभी जैसे मैं हूं, ठीक है, एक इंसान है, तो ऑब्वियसली जब हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे या फिर किसी इंसान के बच्चा होता है तो वो इंसान ही पैदा होता है, उसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, लेकिन कभी बाई चांस रेडिएशन की वजह से कुछ दिक्कत आ गया तो हो सकता है कुछ डिफेक्ट आ जाए आने वाली जनरेशन में। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया था हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो जब ये इंसिडेंट हुआ था कि एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, न्यूक्लियर रेडिएशन इतना फैल गया था कि जब बच्चे पैदा हो रहे थे उनके अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट हो रहे थे, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ टेढ़ा है, कुछ ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो ये बम्बार्डमेंट की वजह से जो रेडिएशन फैलता है वो डीएनए में भी बॉडी के चले जाता है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है, रेडियोएक्टिव रेडिएशन स्किन के अंदर घुस सकता है और बहुत सारे डिसीज पैदा कर सकता है, जैसे कि स्किन कैंसर पैदा कर सकता है और ल्यूकेमिया जो कि आपका स्किन ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, उसको पैदा कर सकता है। ठीक है, फिर रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो एक्सप्लोजन के टाइम पे क्रिएट होते हैं, जो बॉडी के अंदर हवा से घुस सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जो समुद्र में रिलीज किया जाता है, आपको पता है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह जो काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जिस चीज से एनर्जी बनाते हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का बम्बार्डमेंट ही होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूरेनियम थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको कहाँ रिलीज किया जाता है, समुद्र में रिलीज किया जाता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ बोईसर, उससे थोड़ी
दूर विद इन 5-6-7 किलोमीटर के रेंज में एक बहुत ही पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे एशिया का, जो कि है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो वहां पे भी यही काम होता है बच्चा, और वहां पे भी जो भी वेस्ट या फिर जो भी चीज न्यूक्लियर वाली चीज है उसको समुद्र, जो कि समुद्र से टच है वो, तो समुद्र में रिलीज करता है, ठीक है, और करना ही पड़ेगा, कहां फेंकेगा वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो फिशेस है ना उनके बॉडी में ये जो रेडिएशन है ये फैल सकता है, और बहुत ज्यादा अगर फिश हम खा रहे हैं उस साइड की या फिर उस चीज की, तो हमें ह्यूमन बॉडी में भी उस चीज को मतलब जाएगा, उससे कैंसर भी हो सकता है। रेडिएक्टिव पेंट जो होता है, ठीक है ना, जो घड़ी वगैरह में होता है उससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। रेडिएक्टिव आइसोटोप जैसे कि स्ट्रोंटियम 90 ये हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है थ्रू प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सीरियल, दूध, ये सब चीज से एंटर कर सकता है स्ट्रोंटियम 90, क्योंकि स्ट्रोंटियम 90 का छिड़काव किया जाता है ना उसमें प्लांट्स में। तो अगर कोई प्लांट्स, फ्रूट्स ये सब चीज खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में भी वो आ सकता है और बीमारी पैदा कर सकता है, जैसे बोन कैंसर या फिर ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने आपको आज बताया है ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, लेकिन इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे केमिकल्स कौन कौन से होते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, कलर, डाई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग अगला लेक्चर का भी वेट करना, क्योंकि अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। तो आप बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज ठोको लाइक, जाके नीचे दिख रहा है लाइक बटन उसको ठोको। कम से कम 1000 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, 1000 लाइक कंप्लीट कर दो, और कमेंट सेक्शन में 500 कमेंट कर दो फटाफट से। सभी बच्चों लोग 500 टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। और अगर पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उस पे ऑल पे जाके सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।